चैप्टर। तो हमें आज से पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स, वो ख़त्म कर दिया हमने। अब पढ़ना है एनिमल्स के बारे में। इसमें कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी इतनी रिड्यूस हो गई है, न्यू एनसीईआरटी। इसमें खाली क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम और फ्रॉग्स, बस इतना ही है। यह बहुत आसान चैप्टर है। तो देखिए आप, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। पढ़ा हमने वहाँ पे यूनिसेलुलर के बारे में एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द एनिमल किंगडम। In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration, and reproduction are performed by a single cell. Uh, in the complex body of multicellular animals, वहाँ पे क्या होता है? The same functions are carried out by different groups of cells, ना कि cells, है ना। जो क्या होते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स, वहाँ पे ग्रुप्स ऑफ सेल्स काम करती है इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अ हाइड्रा, जो कि एक क्या होता है, सीलेंट्रेट होता है। सीलेंट्रेटा में आ जाता है ये, या बोलेंगे हम नाइडेरिया में आ जाता है ना। वो हाइड्रा जो मैं कहा था वो ऑक्टोपस है, वो हाइड्रा था असल में। हाइड्रा एग्जाम्पल आती है सीरेंट्रेटा की, ठीक है। नाइजीरिया की एग्जाम्पल आती है, उसमें टेंटिकल्स भी होते हैं, वो सब होते हैं। जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है। आपको शायद भूल गया होगा, चैप्टर नंबर 4 में लिखा था ये। द ह्यूमन बॉडी इज composed ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, कितने बिलियंस ऑफ सेल्स, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ठीक है। हाउ डू दी सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर, कैसे काम करते हैं ना। एज यू ऑलरेडी लर्नड इन योर अर्लियर क्लासेस, इन मल्टी सेलर एनिमल्स a group of similar cells along with intracellular substances perform a specific function। यहाँ ये बोल रहा है ये चीज़ की हमने जान दी है पहले से ही कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, along with intracellular substances, जो सेल में प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, अच्छा इंटरसेलुलर मतलब बिटवीन द सेल्स, अमंग द सेल्स बोल सकते हैं। ये इंटर लिखा है ना यहाँ पे, जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। पाए जाते हैं क्या सब्सटेंसेस, परफॉर्म ए सिंपल फंक्शन, वो क्या स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं वो परफॉर्म। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एट टिश्यूज, क्या बोलते हैं हम, टिश्यू, जहाँ पे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स करती है काम, ठीक है। A group of similar cells along with the intracellular substances perform a specific function। intracellular substances, they perform a specific function, उसको क्या बोलते हैं हम, टिश्यू। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissues। ठीक है। लगभग लगभग सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं। अब जो यहाँ पे है ना, ये इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, इससे मुराद क्या हो सकता है। इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस का मतलब होता है सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। इंटरसेलुलर सॉरी, मतलब जो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी। ये इंटर है कि इंट्रा है, इंटर यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, इंटरसेलुलर। इंटर का मतलब हो गया जो बिटवीन द सेल्स हो गया, अमंग द सेल्स होगा, ठीक है, बिटवीन द सेल्स जो सब्सटेंसेस होते हैं। अगर इंट्रा लिखा होगा ना, मान यहाँ लिखा होगा इंट्रा सेल्यूलर सब्सटेंसेस, मतलब क्या हो गया, इंट्रा का मतलब होता है विदन, अंदर, ठीक है, इंट्रा अंदर जो होगा। तो इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो सेल के अंदर होते हैं, जो सेल के अंदर होते हैं वो क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में होती है, ऑर्गेनेल्स में होते हैं। जैसे वाटर होता है, आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे वाले चैप्टर में, सेल बायोलॉजी में। आप शायद वही पढ़ते होगे इस टाइम में ना, सेल बायोलॉजी, ट्यूशन सेंटर में आप पढ़ते होंगे, वहाँ पढ़ाते हैं ना पहले, वो वैसे ही। लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स हम पढ़ेंगे, मेटाबोलाइट्स, एटीपी, बाकी सब चीज़ें। वो कहाँ पे होती है, वो सेल के अंदर होती है, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो होती है, उसको बोलते हैं क्या, इंट्रा सेलुलर। अगर ये आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल होगा, उसको क्या बोलते हैं, इंटर सेलुलर। यहाँ पे इंट्रा नहीं है, समझ जाए, इंटर मतलब हो गया, पता है यहाँ पे इंटर स्कूल, यहाँ पे इंटर स्कूल कंपटीशन है, मतलब बिटवीन द स्कूल्स कंपटीशन है। तो क्या इंट्रा स्कूल, यहाँ पे क्या है, कंपटीशन स्कूल में ही अंदर से, आप समझ रहे। तो देखिए इंटरसेलुलर का मतलब होता है सब्सटेंसेस, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस या मटेरियल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द स्पेसेस, इन द स्पेसेस बिटवीन सेल्स, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस का मतलब होता है सब्सटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट कहाँ पे, इन द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, ठीक है। उसमें क्या आता है, उसमें आता है एक चीज़, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसमें आता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड आता है यहाँ पे, क्या आता है,
आप लिख सकते हैं वैसे यहाँ पर, उसमें आता है इंटर सेल्यूलर फ्लूइड। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल्स के दरमियान में उसको बोलते हैं क्या, इंटर सेल्यूलर फ्लूइड। या उस क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, जो सेल्स के दरमियान फ्लूइड प्रेजेंट होता है। या मिडल लैमेला इन प्लांट सेल्स, इसमें एग्जांपल आ सकती है, ठीक है, ये आपको सिलेबस में नहीं है फिलहाल। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स यहाँ पे कोलेजन इलास्टिक या सेल टू सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लोकल हार्मोन्स ग्रोथ फैक्टर्स में आ सकते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे 11 12 में आराम से आराम से, ठीक है। फिलहाल समझ आए इतना कि इंट्रा सेलर का मतलब क्या, इनसाइड द सेल, और इंटर सेलर का मतलब क्या होगा, बिटवीन द सेल्स, खत्म मसला। अ, हाँ, बताइए आप फहद। अच्छा, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स, ये पढ़ा हमने, ठीक है, दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, मतलब इनका स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है, यहाँ पे इतने टिश्यू, यहाँ पे इतने टिश्यू, यहाँ पे जो है चार टिश्यू है, बेसिक चार टिश्यू, वो से यहाँ पे लिखे देखिए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और ल्यूनर टिश्यू। ये चार बेसिक फंडामेंटल टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी बन जाती है, हार्ट किडनी हाथ वाथ सब कुछ किसे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। एनसीईआरटी ने वो हटा दिया आपको 11th क्लास से, वरना इसमें लिखा था सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे शायद वो बोर्ड में आता है वो फिर भी, यार नहीं, एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे वो ओल्ड एनसीईआरटी से फिर। ठीक है। व्हाट अबाउट द चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ, हमने वो नहीं पढ़ा। अच्छा एक मिनट, मैं क्या 7 पे आ गया सीधे ही 6 तो। असली में मसला क्या है, जो मेरी एनसीईआरटी है ना, मुझे अपनी एनसीईआरटी में दी थी किसी दोस्त ने मैंने, अब मैं लाई ये एनसीईआरटी पिछली बार लाई मैंने यहाँ से। पता है इसमें क्या मसला है, इसमें चैप्टर नंबर 6 7 लिखा ही नहीं है, ठीक है, इसमें वो गायब भी है। अब मुझे, अब मैं सच कहा हमें पढ़ा था ना वही, अब क्या कट करेंगे इस वीडियो को, फिर पढ़ेंगे वहां से ही पढ़ेंगे फिर, क्या बोलते हैं आप। सर मैं तब से पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच में पड़ गया सर। अच्छा बताइए क्या करेंगे, अब क्या वही पढ़ेंगे फिर। मैं भी अजीब ही हूँ, लेकिन मैंने चैप्टर नंबर 7 क्या, मैंने 6 पढ़ा ही नहीं। पहले 6 ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, हम कट करते हैं इसको, क्लास को नहीं मतलब वीडियो को, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था। वैसे ये भी आसान चैप्टर ही है, क्या करें, इस एनसीईआरटी का इसमें लिखा ही नहीं है कुछ। एनसीईआरटी लाई थी मैंने यहाँ से दुकान से, ये भी खराब मिल गई। उसके बाद ऑर्गेन्स, अच्छा ये आप समझ रहे कि नहीं, ये चार टिश्यूज क्या होते हैं, एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर और न्यूरल, ठीक है। We also noticed after some careful study that complexity in organ and organ system जो होती है displays certain discernible traits। ये समझ रहे हैं पॉइंट, कि हमने ये भी नोटिस किया है कि some careful study ने ये नोटिस कर दिया है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑर्गन्स में आ जाती है, ऑर्गन सिस्टम में आ जाती है, वो डिस्प्ले करती है सर्टेन डिसcernible ट्रेंड। अब डिसcernible का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए, क्लिक नहीं हो रहा है इस वजह से, पहले इसको हटाना है पेन को। डिसcernible का मतलब देखिए क्या लिखा है मैंने, able to be noticed or recognized even if only slightly, even if only slightly you are able to notice something, that is called as discernible। अगर हम बोलेंगे there was discernible change in his tone, अभी मैं कर रहा हूँ नरम टोन में बात कर, मैं कर रहा हूँ गुस्से में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे मैं कभी मोटी आवाज से बात कर रहा हूँ, तो अब यू आर एबल टू नोटिस माई चेंज ऑफ टोन, isn't it so? So I can say that this was there was a discernible change in my tone। Discernible means that is if you are able to to notice something even if slightly, that's called as discernible। तो discernible trend हम समझ पाते हैं कैसे, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम की, और उस डिसcernible ट्रेंड्स को हम रिकग्नाइज कर पाते हैं, उसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड। अब एवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम बचाने के लिए। एवोल्यूशनरी ट्रेंड आप इस पर क्लिक करिए, देखिए एवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या होता है, वो होता है अ कंसिस्टेंट पैटर्न। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यूज। वो आपको लिखा ही नहीं है एनसीईआरटी में इस टाइम पे। मतलब मस्कुलर टिश्यूज का मतलब होता है मसल से बन जाती है, न्यूरल का मतलब जिससे न्यूरॉन्स बन जाते हैं, कनेक्टिव का मतलब जिससे मानिए आप यही जॉइंट्स वगैरह बन जाते हैं, एपिथेलियल का मतलब जिससे ऊपर से आपका बन जाता है स्किन वगैरह, आप समझ रहे, उस लिहाज से ऐसा होता है। हम पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी से, वो आगे आ जाएगा, वो ओल्ड एनसीईआरटी में है, वो शायद बोर्ड में आता है तो हम वो पढ़ेंगे। एवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या होता है, अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ चेंज इन ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली कोई चीज़ होना। अब मानिए कोई इंसान जो है
उसे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, वो बात नहीं कर पाता है सही से। हम बोल सकते हैं कि ही इवॉल्व हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर विद टाइम वो इम्प्रूव कर रहा है, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। इंसान को चाहिए कि वो अपने आप का एवोल्यूशन करना चाहिए, अपनी दिमाग का हर एक चीज़ का, है ना। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का स्लोली और ग्रेजुअली हो जाना, लगातार हो जाना। तो अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ चेंज इन ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी ट्रेंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने लिखा है एवोल्यूशनरी ट्रेंड के बारे में। It's the direction, it's the direction evolution tend, it's the direction evolution tends to move, not one time change, या मतलब जिस जहाँ की ओर evolution चलता है, ट्रेंड। इन दिस चैप्टर यू आर बीइंग, अच्छा मैं यहाँ से पढ़ने अब, तो यहाँ से पढ़ रहे थे ना। तो ये फोर बेस टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। देखिए, दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन। जो हमारा स्टमक बनता है, लंग बनता है, हार्ट बनता है, किडनी बनता है, वो किससे बन जाता है? वो बनता है इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से, जो ये टिश्यूज डिफरेंट प्रोपोर्शन या स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कई जगह पे एपिथेलियल ज़्यादा होगा, कई जगह पे मस्कुलर होगा, कई जगह पे न्यूरल होगा, लेकिन एट द एंड ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, वो चार बेसिक फंडामेंटल टिश्यूज। When two or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स अब काम कर रहे हैं साथ में, उनके बीच में फिजिकल केमिकल इंटरेक्शन हो रही है ना, फिजिकल इंटरेक्शन भी हो सकती है और केमिकल इंटरेक्शन भी हो सकती है, वो आप जानते हैं। तो टुगेदर बनाते हैं क्या? ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है ना, जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिल जाते हैं। बाकी बाकी cells, tissues, organs and organ systems split up the work in a way that exhibits division of labor. Cells, tissues और organ system सब ऐसे काम करते हैं कि हर एक को अपना अपना काम मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। आपने शायद पढ़ा होगा कि क्लास 10th में, मैंने पढ़ा होगा 9th में शायद, कि हनी बी में होते हैं तीन चीजें, तीन मेंबर्स, ठीक है। उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। एक तो होती है वर्कर बी, वो करती है कलेक्ट नेक्टर को, वो बनाती है वो शहद। और कुरान में भी ये भी आ गया, कुरान में आ गया कि औहैना इलन नहल यखरुज मिन बुतूनिहा शराब मुख्तलिफ अलवानु, वहां पे आ गया मिन बुतूनिहा, फ्रॉम हर एब्डोमेन, बेली, क्या आ गया? हा। अब पता है एंटोमोलॉजिस्ट ना, एंटोमोलॉजिस्ट जो फर्क करता है बिटवीन, जो मतलब जानता है, जो पढ़ता है अबाउट इंसेक्ट्स, को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? आप ये लिख सकते हैं, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब एंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है? जो खुद करते हैं स्टडी इंसेक्ट्स की। एंटोमोलॉजिस्ट इस टाइम पे फर्क बोल पाते हैं बिटवीन मेल हनी बी एंड फीमेल हनी बी। उतना फर्क लगता नहीं है, बाजार कुछ लगता ही नहीं है फर्क। लेकिन उस टाइम पे 1400 ईयर्स पहले कुरान ने कहा था कि फीमेल हनी बी शहद बनाती है। आज हम जानते हैं कि हाँ, फीमेल जो हनी बी, उसको वर्कर बी बोलते हैं, वही बनाती है शहद। जो मेल हनी बी, इसको ड्रोन कहा जाता है, वो शहद नहीं बनाता है, वो बस घर में बैठता है, अपने पंख को ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है अपने विंग्स की। पता है उससे क्या हो जाता है? उससे वो करते हैं वेंटिलेशन, वो हवा देता है शहद को, ठीक है, वो बस इतना ही करता है। और वो करते हैं प्रोडक्शन, बस इतना ही वो करते हैं। और क्वीन बी होती है ना, क्वीन बी, वो तो पता ही है, वो एग ले करती है क्वीन बी। तो मसला है कि इसको बोला डिविजन ऑफ लेबर, हर एक को अपना अपना काम होता है। जैसे हम घर में होते हैं, माँ बनाती है खाना, कोई बेटा पढ़ता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, कोई बेटा काम करता है फॉर एग्जांपल, बाप अपना काम करता है, इसका बोला डिविजन ऑफ लेबर। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम क्या करती है? दे परफॉर्म द डिविजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज होल, है ना। हम सर्वाइव कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस। आवर सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल विदाउट दीज लाइफ प्रोसेसेस। अधिकतम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कितना बेसिक है, खुदा है। The basic tissues, as you have learned in earlier classes, organize to form what? To form organs, है ना? Which in turn associate to form organ systems in the multicellular organisms. वहाँ पे बन जाता है organ system. Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities. अगर ज़्यादा अच्छे से काम करने हैं, तो we need, definitely we need much more organs and much more life systems and better coordinated activities of millions of cells. मिलियंस ऑफ सेल्स आपस में अच्छे से जो है एक साथ काम करते हैं, है ना। तब जाके हम फील कर पाते हैं, देख पाते हैं। सेंसरी परसेप्शन हमें होता है ना, सेंसरी परसेप्शन। वेदर यू सी समथिंग, यू फील समथिंग, यू टेस्ट समथिंग, you feel something with your skin. It's all because you have different types of cells in your body that work in coordinated manner. Everything happens in coordination. आपने पढ़ा हुआ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर अच्छे से ये सब चीज़ें। Each organ in our body is made up of one or more types of tissues, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हार्ट है ना, that consists of all four types of tissues,
एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड न्यूरल, ठीक है, इसमें सब होते हैं। अब यहाँ पे होते हैं कार्डियक मसल्स, है ना, पता होनी चाहिए आपको ये चीज। कार्डियक मसल्स क्या होती है? जो हार्ट में होती है, कार्डियक मसल्स, कार्डियक बोलते हैं इसको क्या, कार्डियक एस्ट हो गया, इसको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बंद हो गया। कार्डियक मतलब हार्ट। वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयर, क्या लिखा है यहाँ पे, इफ वी स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्स, बताइए पढ़ा नहीं यहाँ तक। उसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग, ठीक है, हमें फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर। अगर आप मेरी ओर देख रहे हैं, आप मेरी मॉर्फोलॉजी देख पा रहे हैं कि नहीं? मेरी आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, ठीक है, ये मेरी मॉर्फोलॉजी के हाथ है। आप देख पा रहे हैं इस अंदर सेल्स कैसी हैं? मुझे नहीं देख पा रही है, मतलब वो एनाटॉमी है। तो वट एवर इज एक्सटर्नली विजिबल टू यू विद योर आईज, और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स, उनकी स्टडी करना, स्टडी ऑफ फॉर्म, फॉर्म की स्टडी करना, या एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स या स्ट्रक्चर्स की जो है स्टडी करना, दैट्स व्हाट मॉर्फोलॉजी डील्स विद। इन द केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स की अगर बात करते हैं, द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइसली मीन्स ओनली दिस, है ना। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, बिल्कुल शक्ल कैसी है बाहर से, ऑफ ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसमें हम सब पढ़ते हैं, ऑर्गन्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। वो सब किस में आ जाता है? मॉर्फोलॉजी के अंदर ही वो आ जाता है। किस मॉर्फोलॉजी के अंदर? मतलब एनिमल की मॉर्फोलॉजी के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे बाद में एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में भी। उसके बाद द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। कन्वेंशन, इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। कन्वेंशनली मतलब कि जब सब राजी हो जाते हैं उस चीज़ पे, आपने पढ़ा होगा शायद क्लास 10 में, वो साइन कन्वेंशन, है ना, कन के कन्वेक्स मिरर के। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कन्वेंशनली का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड कस्टम्स और यूजुअल प्रैक्टिस, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी के द वर्ड एनाटॉमी को इस्तेमाल किया जाता है कन्वेंशनली किस काम के लिए? फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन एनिमल्स, ठीक है, ये समझना है। वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इस्तेमाल की जाती है एनिमल्स के केस में स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी करना इंटरनल ऑर्गन्स की। आप इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स जो दिख रहे हैं आंख से, उनकी स्टडी करना, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ बॉडी। एनाटॉमी मतलब हो गया कन्वेंशनली इस्तेमाल किया जाता है, आप स्टडी करें मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर से जो ऑर्गन्स हैं उनके, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी आप करें ना। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? बेसिकली इट्स जस्ट स्टडी ऑफ फॉर्म्स, है ना। मॉर्फ क्या हो गया? फॉर्म, लॉजिक क्या हो गया? स्टडी। तो वैसे ही यू लर्न मोर द मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग वर्टिब्रेट्स, ये हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रॉग्स की बात करते हैं। फ्रॉग्स कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया, पता है हमें क्लास चैप्टर 4 से ही, और फाइलम कॉर्डेटा। और जो मोस्ट कॉमन स्पीशी फ्रॉग की होती है, वो जो इंडिया में पाई जाती है, उसको बोलते हैं पता है क्या? चलो हम देखते हैं फ्रॉग अच्छा सा। उसको बोलते हैं राना टिगरीना। राना टिगरीना, जहाँ पे राना जो है वो इसका जेनेरिक नेम है, और टिगरीना इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे टेम्परेचर फ्रॉग का भी हो जाएगा, बिकॉज फ्रॉग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, पोइकिलोथर्म्स। लेकिन हम इंसान ऐसे नहीं होते हैं। बाहर से चाहे ठंड कितनी भी होगी, हम गर्म ही रहते हैं फिर भी। अगर हम उतने ठंडे हो जाएंगे ना, हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं बच सकते, बिकॉज वी आर नॉट पोइकिलोथर्म्स, वी आर होम्योथर्मस, है ना। हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो हम क्या है? हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स नहीं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। यू माइट ऑल्सो हैव नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग, है ना, वाइल दे आर इन द ग्रास, जब वो ग्रास में होते, एंड ऑन ड्राई लैंड, वो कहते हैं ना कैमोफ्लेज, धोखा देते हैं अपने कलर से, ठीक है। या जो मिलिट्री में जो जाते हैं ना, मिलिट्री को क्यों होती है वर्दी वैसी थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन? वो घास में दिखते ही नहीं है, वो कैमोफ्लेज करते थे, धोखा देते हैं अपने कलर से। तो दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम द एनिमीज, मतलब ये डिफेंसिव बिहेवियर होता है। कैमोफ्लेज इज नथिंग बट अ डिफेंसिव बिहेवियर। जाहिर सी बात है, इसको अपने आप को बचाना है ना। तो डिफेंसिव बिहेवियर के तहत ये अपने आप में कैमोफ्लेज भी करता है, कलर चेंज करता है। तो इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को, प्रोटेक्शन के लिए कलर चेंज करने को बोलते हैं मिमिक्री, है ना। कहीं लागू मिमिक्री करन, है ना।
यू मे ऑल्सो नो, मतलब मिमिक मतलब क्या हो गया, मैं फ्रॉग हूँ, मैं ग्रीन हूँ, मैं घास देख रहा हूँ, मैं ग्रीन बन रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ कहीं पे, वहां पे थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन, मैं थोड़ा ब्राउन बन रहा हूँ। मतलब किस तरह मुझे अटैक ना हो जाए, ये तो पता ही है ना। ऊपर से जो प्रीडेटर होगा वो देख ही नहीं पाएगा, उसको लगेगा ये प्लांट है, मैं क्या खाऊंगा प्लांट को, है ना। कोई सांप खाता है फ्रॉग को, वो देख रहा है, वो देख रहा है ये क्या प्लांट है कि फ्रॉग है, समझ नहीं आ रहा है, छोड़ेंगे इसको। अगर प्लांट होगा भूल लग जाएगी दांत को मुझे, मतलब ऐसे वो उसको धोखा लग जाता है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर, है ना। पीक समर खतरनाक गर्मी है, मुसीबत गर्मी, और खतरनाक विंटर है, हार्श विंटर, वो दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग दोनों टाइम पे सो रहे होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज, वो खोदते हैं जमीन, जाते हैं अंदर, टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। दिस इज नोन एज समर स्लीप। अगर आप समर में सो रहे हैं, पूरे समर, हमेशा के लिए आप एस्टिवेशन कर रहे हैं, एस्टिवेशन ना, ये वाली एस्टिवेशन नहीं है जो हमने पढ़ा था प्लांट्स में एस्टिवेशन, ये मतलब समर स्लीप उसको बोलते हैं, समर में सोना, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, जो बालू करता है, ठीक है। तो फ्रॉग क्या करते हैं, वो एस्टिवेशन भी करता है, समर स्लीप भी करता है, और विंटर स्लीप भी करता है, हाइबरनेशन भी करता है, हार्श हीट और कोल्ड के अंदर। अब पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, जो कि आप जानते हैं, पहले से ही पढ़ा था हमने क्लास चैप्टर नंबर 4 में। हेड तो पता ही है, इसका हेड है, ठीक है, ऐसे फ्रॉग बनाना आना चाहिए, ठीक है। बोर्ड में आते हैं फ्रॉग वगैरह, मुझे भी आया था एग्जाम में फ्रॉग अपने टाइम पे 5 साल पहले। ठीक है, ये हो गया फ्रॉग, इसकी टांग देखिए, अब ये देखिए इस टांग, ये रही इसकी क्या, हाइंड लिम्ब, पीछे वाली टांग, है ना। ये कितने होते हैं, 2। और ये इसकी रही आगे वाली टांग, इसको आप हाथ ही बोल सकते हैं ना, 4 लिम्ब आगे से, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ये रहा इसका ट्रंक, ठीक है, ये ट्रंक, ये सारा इतना इलाका, ये हेड है, ये क्या है इसकी आई, ठीक है। यहाँ होता है ट्रिम ट्रिम्फैनम, हम देखेंगे अभी। तो हम पढ़ रहे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्रॉग, मतलब क्या हो गया, हम मॉर्फोलॉजी यहाँ पे समझ रहे हैं, इसका एक्सटर्नल जो विजिबली, एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स उसके है, या जो इसके क्या है एक्सटर्नल अपीयरेंस की है, वो हम देखेंगे, एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ अ फ्रॉग, टच किया कभी आपने फ्रॉग को। अगर आप फ्रॉग को टच करेंगे ना, आपको हाथ थोड़ा गीला लग जाएगा, क्योंकि फ्रॉग में क्या होता है, उसमें म्यूकस होता है, म्यूकस। इंसान को ना पता है म्यूकस, वैसे ही मानिए वो स्लिपरी स्लिपरी होता है ना, म्यूकस क्यों होता है इंसान को, उससे इंसान बीमारियों से बच जाता है, जब इंसान को कहते हैं इनहेल अगर कुछ होंगे माइक्रोब्स वहाँ फंस जाते हैं ना म्यूकस में ही। तो हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी, स्लिपरी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। लगता भी ये थोड़ा स्लिपरी स्लिपरी लग रहा होता है उस म्यूकस से। तो द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशन, है ना। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी, यानी कि पीछे वाला साइड, अब मेरी मैं फ्रॉग हूँ, ठीक है। ये मेरे आगे वाले 2 हाथ है, मेरे 4 लिम्स, और टांगे मेरी क्या है, हाइंड लिम्स। अब मैं ऐसे हूँ, जो मेरा कमर है ना, वो क्या है, डोर्सल साइड है कि नहीं। तो द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली क्या, ऑलिव ग्रीन होता है, वो क्या होता है, ऑलिव ग्रीन, जैतून तिल का ग्रीन, वो वाला ग्रीन, है नहीं, ऑलिव ग्रीन, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ये देखिए आप, डार्क स्पॉट्स है कि नहीं, ब्लैक ब्लैक इरेगुलर, ठीक है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ फ्रॉग, ये वाला साइड, स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, येलो भी नहीं होता है, पेल येलो होता है, ठीक है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है मुंह से, कभी नहीं, कभी नहीं। बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू स्किन, वो अपने स्किन से करते हैं पानी को क्या, एब्जॉर्ब। तो बॉडी ऑफ वाटर इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। ये रहा हेड, ये रहा ट्रंक, है ना, ये रहा इतना रह गया, देखिए, ये हो गया ट्रंक, ये हो गया हेड। तो बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। अ नेक एंड टेल इज एब्सेंट, यहाँ पे गर्दन पता है, दिख रही है गर्दन आपको, बस सिर और ट्रंक है सीधी, गर्दन यहाँ पे है ही, नो नेक, और ना यहाँ पे टेल ही होती है। तो हेड एंड tail, neck and tail are absent. Above the mouth, a pair of nostril is present. नाक इसकी ना यहाँ पे, इस पे nostrils होते हैं, above the जो है nose, a pair of nostrils are present, जो भी हमें भी होते हैं nostrils. Eyes are bulged and covered by nictitating membrane. Eyes इनकी थोड़ी बाहर निकली होती है, ठीक है, बिल्कुल बाहर निकली होती है इनकी eyes। आपने देखा होगा फ्रॉक को, है ना, लगता है बाहर निकली इसकी आंखें। और उनमें क्या होता है, उनमें निकटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होती है, आईज जो है ना, दे आर कवर्ड बाय निकटेटिंग मेम्ब्रेन। अब वो क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, अ थिन ट्रांसपेरेंट थर्ड, अब देख पा रहे हैं? ऐसे करना पड़ेगा, अ थिन ट्रांसपेरेंट थर्ड आईलिड, एक थिन ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, थर्ड आईलिड होती है वो,
दैट प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्टन्स द आई। मन एक हिसाब से टेटेटिव मेम्ब्रेन जो होता है वो करते हैं प्रोटेक्ट आई को, ठीक है। दैट प्रोटेक्ट्स देम इन वाटर, ठीक है। ऑन ईदर साइड्स ऑफ आइस, आइस के दोनों साइड्स पे, आइस यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट? ट्रिम्फैनम, मेम्ब्रेनस ट्रिम्फैनम के कान दो होते हैं। उसको एयर ही बोलते हैं लेकिन ट्रिम्फैनम्स का नाम होता है, मेम्ब्रेनस ट्रिम्फैनम यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रिम्फैनम क्या होता है। ट्रिम्फैनम का मतलब होता है इन फ्रॉग द एक्सटर्नल सर्कुलर एयर ड्रम, सर्कुलर एयर ड्रम बिहाइंड द एयर, सॉरी आई, आई के पीछे यहाँ पे होता है, दो यहाँ भी होता है, ठीक है। दैट रिसीव साउंड वाइब्रेशन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, ठीक है, एंड ट्रांसमिट्स देम इनटू द इनर एयर। ट्रिम्फैनम, जो मेम्ब्रेनस ट्रिम्फैनम होता है वो ऐसा कान होता है जो एक्सटर्नल सर्कुलर एयर ड्रम होता है, असल में एयर ड्रम होता है, जो कि बिल्कुल आँख के ऊपर होता है, बिहाइंड होता है, पीछे होता है। तो वहां पे वो रिसीव करता है साउंड वाइब्रेशंस को और ट्रांसमिट करते हैं अंदर वाले कान की ओर, अंदर कान होता है, इनर एयर। हम पढ़ेंगे ना चलो अच्छे से एयर का स्ट्रक्चर भी इसमें। रिसीव साउंड सिग्नल्स, ये कहते हैं साउंड सिग्नल्स को क्या रिसीव। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स जो होती है वो हेल्प करती है किसमें? हेल्प इन स्विमिंग, है ना, स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, लीपिंग के लिए। लीपिंग मतलब क्या होता है? वो जंप कर रहे हैं ऐसे एक साथ, सडन जंप कर देना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लीपिंग का मतलब क्या होता है, सडन जंप कर देना, जंपिंग सडनली और फोर्सफुली ओवर अ डिस्टेंस, ठीक है। या बोरोइंग, खोदने के काम भी वो हेल्प करते। द हाइंड लिम्ब एंड इन 5 digits एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर। द हाइंड लिम्स एंड इन 5 digits, जो हाइंड लिम्स होती है, पीछे वाली टांगे जो होती है, उनमें 5 digits होते हैं। 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, डिजिट और 5 digit, ठीक है, पीछे वाले में, हाइंड लिम्ब में। और फोर लिम्बिंग लिम्ब्स दैट एंड विथ 4 digits, फोर लिम्ब में खाली 4 digits होते हैं, 1 2 3 4 आगे वाले में, ठीक है। आगे हमें कितने हैं डिजिट्स? ना 5 और 5, नीचे कितने हैं? 5 और 5, इनको होते हैं आगे से 4 4, पीछे क्या होता है? 5 और 5, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये 4 होते हैं, ठीक है, पीछे क्या होते हैं? 5, देखिए, 1 2 3 4 5, ये 4, एक वहाँ छुपा हुआ है, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे होता है। उसके बाद फीट हैव वेब्ड डिजिट। हमारा पता होता है उतना वेब डिजिट हल्का सा यहाँ पे दिख रही है। अब ये पता है किस लिए इस्तेमाल होता है ये वाला? स्विमिंग के काम पे। इसे पानी मतलब यहाँ आ जाता है, ऐसे इंसान कर पाता है स्विमिंग, ऐसे कर पाता है, ठीक है। अगर इंसान करता है ये वाला स्विमिंग, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक, इस वाली स्विमिंग को, ऐसे, है ना। अगर इसे ऐसे भी करता है फ्री स्टाइल, फिर ऐसे मारता है, इससे इसमें पानी फंस जाता है बाज़ औक़ात में। मतलब हमारा हाथ ही करता है वो चप्पू का काम, है ना। या इंसान करता है वो बटरफ्लाई स्विमिंग, ऐसे करता है। लेकिन जो ये होता है ना, कौन? फ्रॉग, वहां पे वेब डिजिट होते हैं, मानिए आप यहाँ पे कुछ स्किन ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे स्किन होता है, स्किन होता है, स्किन होता है। वो स्विमिंग के लिए होता है ना आराम से, अगर उतना यहाँ पे होगा ही नहीं, ये ऐसे करेंगे पानी यहाँ से निकले, जैसे हमें हो जाता है आमतौर पर। इसे थोड़ा सा इतना इतना हाथ बंद करना पड़ता है स्विमिंग में, इतना पूरा हाथ भी बंद नहीं करना पड़ता है, ठीक ठाक, इतना हाथ बंद करना पड़ता है ताकि पानी को धकेल देंगे पीछे की ओर। ठीक है। वेब डिजिट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेब का मतलब क्या होता है? फिंगर्स और टोज कनेक्टेड बाय स्किन, ठीक है। जो उनके फिंगर या टोज होते हैं, मतलब हाथ या पाँव, वहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल वहाँ पे उंगलियां या पैर की उंगलियां, वहाँ पे स्किन पाया जाता है, उनको उनको हेल्प करता है स्विमिंग के काम में। उसके बाद और फ्रॉग करते एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं और वो बनता है अट्रैक्शन का बाइस एनिमल्स में। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉग्स एग्जिबिट्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, फिजिकल डिफरेंस जो होती है बिटवीन मेल्स और फीमेल्स ऑफ द सेम स्पीशी। उनके साइज डिफरेंस होती है, ठीक है, उनकी कलर डिफरेंस होती है, शेप डिफरेंस होती है। तो ये इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फ्रॉग में ऐसा हो जाता है इस लिहाज से कि वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब फीमेल फ्रॉग्स को, ऐसे कि मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। वोकल सैक्स मतलब जो बात करते हैं उनको साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं वो, ठीक है, मानिए थॉट के इलाके में, गले के इलाके में, उससे वो साउंड करते हैं प्रोड्यूस। और उनके पास कॉपुलेटरी पैड होता है। कॉपुलेटरी पैड का मतलब होता है, आप मानिए, थिकन रफ पैच ऑन मेल्स फोर लिम्ब, जो मेल की फोर लिम्ब होती है ना, आगे वाला जो हाथ होता है, उस पे क्या होता है? एक थिकन रफ पैच होता है, या पैड बोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट हेल्प्स ग्रिपिंग द फीमेल, जो फीमेल को ग्रिप
करने के लिए, मतलब उसको पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं ड्यूरिंग मेटिंग के टाइम पे, उसको बोलते हैं क्या, कॉपुलेटरी पैड। तो व्हाट इज कॉपुलेटरी पैड एंड व्हाट आर साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स? इट्स कॉल्ड एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये फीमेल में ऐसा नहीं होता है, खाली मेल में ऐसा होता है। तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ऑन द फर्स्ट digit ऑफ द फोर लिम्स विच आर एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग्स, ठीक है, जो कि फीमेल फ्रॉग्स में नहीं होते। फर्स्ट डिजिट जो होता है, मतलब पहला मानिए आप उंगली, ठीक है, उधर पे क्या होता है, फोर लिम्स में इनको पाया जाता है ये चीज। सर प्लीज रिपीट। मैंने कहा कि जो उनके फीट ना, फीट पहली बात, आगे कितने होते हैं, पांच, पीछे कितने होते हैं, चार, ये चीज समझ में, सॉरी, आगे कितने होते हैं, चार, पीछे कितने होते हैं, पांच इनके अंदर। तो वेब्ड होते हैं डिजिट्स, इनको बोलते हैं डिजिट्स, है ना, ये डिजिट्स है, ठीक है, वेब्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है इनको ऐसे, बिल्कुल यहाँ पे स्किन होता है ताकि स्विमिंग कर पाएंगे, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे होती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे मान लिया ना, पीकॉक, वो अपने पर ऐसे खोल देता है, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्ट कर सकेगा प्रे को। तो उसको भी क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ऐसा हो जाता है इन एनिमल्स में। तो मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल्स। यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में ट्रेड क्या होती है, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं जो आवाज करते प्रोड्यूस, और कॉपुलेटरी पैड होते हैं जो फीमेल को मतलब ग्रिप करने के लिए काम आते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, लेकिन ओनली इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है, जो कि फीमेल फ्रॉग्स में डेफिनेटली नहीं होगा। अब क्या एनाटमी के बारे में पढ़ना है हमें। अब पढ़ते हैं हम इसकी एनाटमी के बारे में। देखिए, एनाटमी क्या होता है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं हम, एनाटमी। यहाँ पे हम देखेंगे इसके हार्ट, लिवर, गॉल ब्लैडर, लंग, मतलब फ्रॉग के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इसने लिखा है बहुत इसमें ना, यहाँ तक उसको लगेंगे दो तीन, एक दो तीन तो बस। बाकी हम पढ़ेंगे टिश्यूज भी सारे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओल्ड एनसीईआरटी भी, क्योंकि शायद बोर्ड में वो आ जाता है। मैं चेक करता हूँ सिलेबस, मुझे दोस्त बोल रहा था शायद बोर्ड में वो आता है। वो नहीं दे रहा है, छोटा ही लड़का है वो, उसने मगर ड्रॉप लिया बेचारे ने। कितने ड्रॉप देने पड़ते नीट वालों को, है ना, क्योंकि वो लोग पहले से पढ़ते ही नहीं, फिर ड्रॉप देते हैं। बहुत ज़्यादा इंसान को स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना होता है। देखिए, नीट क्वालिफाई करने के लिए क्या शुरूत होते हैं। नंबर एक बात, बेसिक्स होना चाहिए पूरा क्लियर। अगर आप आगे जाएंगे बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे, 100% फेल। ये बोर्ड एग्जाम नहीं, यहाँ पे बेसिक्स क्लियर करना है पहले से ही। नंबर दो बात, स्ट्रेटेजिक वर्क करनी है, हार्ड वर्क भी नहीं करनी है, ऐसी पता नहीं है इंसान कर रहा है हार्ड वर्क। देखना है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पहले जो तो आसान नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या मसला ये करना। हम पढ़ेंगे ना, जब हम करेंगे ना कोर्स खत्म सारा, हम करेंगे ये कुछ महीने में, 2-4 महीने लगेंगे, और दो तीन चार महीने मैक्सिमम। फिर हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे हम सॉल्व, वो तो बहुत आसान है फिर। देखिए मैं बोल रहा हूँ, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते होंगे, हर दिन करना है वो। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है जो तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। पहले कंसेप्ट करना है क्लियर, फॉर्मूला करनी है याद, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है हमेशा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस से क्वेश्चन 10 साल के भी देखने हैं वो, फिर करने हैं क्या, सॉल्व। और साथ में स्मार्ट वर्क भी करनी है। लेकिन इंसान कभी रिलाई नहीं करना चाहिए इंटेलिजेंस पे, यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं चलती है, ये बात समझनी चाहिए। इंटेलिजेंट मुझे लगता है ज़्यादा आगे जाते ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो लोग इतना रिलाई करते हैं अपने इंटेलिजेंस पे, वो पढ़ते कुछ नहीं, हार्ड वर्क करते ही नहीं है। पता है ना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो आमतौर पे एवरेज लोग ही नीट निकालते हैं। इंसान बोलता है ये एवरेज ऐसे कैसे नीट निकाल दिया, मैं तो इतना महान था अपने स्कूल में, सब बोलते तुम कितने इंटेलिजेंट हो, मुझे नीट निकला ही नहीं। अब पता है क्यों, क्योंकि जो खुद को महान समझता है ना, वो मेहनत करता ही नहीं, वो बोलता है मैं तो महान हूँ, मुझे क्या है, किताब पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ऐसा मतलब पॉसिबल है, सिलेबस बहुत अनलिमिटेड सिलेबस है नीट में, मतलब बहुत सारा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है। ये मतलब इंटेलिजेंस से खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा कैसे, हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क भी किसको बोलते हैं, मतलब टाइम निकालना है, डिसिप्लिन के साथ रहना है, दिन में 7-8 घंटे निकाल देने हैं, ठीक ठाक टाइम। और क्या करना है फिर, हार्ड पे मतलब इंटेलिजेंस पे रिलाई नहीं करना है। यहाँ पे जितना क्वेश्चन सॉल्विंग होगा उतना करना है, जितना आपको एक्सपोजर मिल रहा है कंटेंट की ओर, अच्छा कंटेंट है, समझ आ रहा है, उतना आपको करना चाहिए कोशिश। और टेंशन नहीं लेना चाहिए कुछ, कभी भी समझ नहीं आ गया तो बोलना चाहिए अगली बार समझ आएगा, फिर आता है समझ। जो ड्रॉप लेते हैं ना वो लोग, पता है कितने काम महान बन गए होते हैं, फिर पढ़ पढ़ के उनको एनसीईआरटी जबान याद हो गई होती है फिर। इतना उन्हें पढ़ा होता है बायोलॉजी एनसीईआरटी, उनको पता होती है यहाँ से मार्क्स फंसेंगे 360 तक, 350 भी आएंगे वो भी काफ़ी, क्योंकि स्कोरिंग होता है ना, यही आसान भी होता है बाकी, उतना आसान नहीं है, मतलब ठीक ठाक आसान होता है बायोलॉजी, मतलब बहुत आसान होता है। अब पढ़ते हैं एनाटॉमी के बारे में। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, है ना।
उसमें होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पे पाया जाता है, या वहाँ पे क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, जैसे हमें होता है, विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना, पता ही है, जैसे हमें भी होती है एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉम माउथ टू एनस, है ना। माउथ टू एनस जो नहीं कैनाल बड़ी, इसका बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स, ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जो कार्निवोर्स होते हैं ना, कार्निवोर्स, जो फ्लेश खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं, और जो हर्बीवोर्स होते हैं, इंसान सोचता है कि मीट को डाइजेस्ट करना क्या होगा, मुश्किल, कंपेयर टू ग्रास को डाइजेस्ट करना क्या होगा, आसान। उल्टा हो जाता है, मीट डाइजेस्ट करना आसान होता है, ग्रास वैस जहाँ पे होता है सेलुलोज प्रेजेंट, है ना, सेल वॉल में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा था हमने प्लांट किंगडम में, सेलुलोज, वो साथ साथ डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए हर्बीवोर्स में इतना लंबा इंटेस्टाइन होता है, इंसान पेड़ को ऐसे ऐसे निकाल रहा होता है, निकाल रहा होता है ना वो जब पूछ निकालता है ना पेड़ को अंदर हम, वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है, पाइप बन रही होती है बड़ी सी, क्यों, दे आर हर्बीवोर्स, वहां पर डाइजेशन को टाइम लगता है, वो चिविंग कर एनिमल्स जो होते हैं, निकालते हैं वापस लाते हैं मुंह में, खाते हो रहे बढ़ते हैं अंदर, है ना। और जो कार्निवोर्स होते हैं, शेर है, ठीक है, चीता है, जैगुआर है, लेपर्ड है, उनमें छोटा होता है क्या, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन reduce होती है, तो फ्रॉग इज ए कार्निवोर एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज reduced, ना, फ्रॉग खाता है ना, वो मच्छर खाता है ऐसे हम। उसके बाद द माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी, मुंह खुल जाता है, बक्कल कैविटी मतलब माउथ कैविटी वही, एंड लीड्स टू द इसोफेगस, फिर पहुंचता है वो कहाँ पे, इसोफेगस की ओर, मतलब फूड पाइप की ओर, थ्रू फेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स यहाँ है ना, गला, फिर क्या आता है, इसोफेगस, ये क्या है, विंड पाइप, इसके अंदर से ये क्या है, जो जहाँ से खाना निकल जाता है, यह होता है बाइफ्रिकेशन, ऐसे हो क्या होता है, बाज़ औक़ात क्या होता है, इंसान को जब सांस आती है बीच में खाने के टाइम पे, वो सांस लेता है, खाना भी खाता है, इसको जब घुसता है सीधा खाना कहाँ पे, विंड पाइप में, उसको आता है फिर सांस, कफ उसको आता है बाद में फिर, है ना। इसोफेगस इज शॉर्ट ट्यूब, ठीक है, दैट ओपन इन द स्टोमक, ठीक है, विच इन टर्न कंटिन्यूज एज द इंटेस्टाइन, है ना, फिर बनता है स्टोमक को इंटेस्टाइन, है ना, पहले माउथ बकल कैविटी, फिर इसोफेगस, फिर क्या, स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, पता ही है इंसान की तरह, फिर रेक्टम, पता ही है एंड पे, एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय एनस, नहीं, क्लो का, मैंने आपको कहा था यहाँ पे क्लो का होता है, एम्फीबियंस में हम नहीं बोलते एनस, क्लो का, क्लो का एक सिंपल सिंगल ओपनिंग होती है, चाहे वो मतलब यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है शायद वो, मतलब यूरिन भी वहां से निकलता है, और जो भी मतलब उनकी स्पर्म वगैरह होती है वो भी वहां से निकल जाती है, कहाँ से, क्लोका से, क्लोका एक सिंगल ओपनिंग होती है जहां से तमाम किस्म की जो एक्सक्रीशंस होती है वो वहां से हो जाती है, सिंगल ओपनिंग, ओनली जस्ट वन सिंगल ओपनिंग, क्लोका। लिवर secretes bile, जैसा कि हम जानते हैं बाइल, दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लेडर, इंसान की तरह ना सेम। पैनक्रियास अ डाइजेस्टिव ग्लैंड जो यहाँ पे होता है, प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस, करता है वो क्या, प्रोड्यूस, है ना, ये पढ़ा है आपने। उसके बाद यहाँ लिखा है क्या, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग शोइंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वो यहाँ पे हमें समझा रहा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हो जाती है इंटरनल ऑर्गन्स की